नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज हम हैं श्रीनगर में और हमारे खास मेहमान जिनके बारे में पिछले दिनों सुर्खियां रही कि वो पार्टी की गुलामी छोड़कर अब आजाद हो गए हैं। दरअसल में वो नबी के गुलाम हैं और अब आजाद हैं। गुलाम नबी आजाद, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे और उम्मीद है कि आप सभी जरूरी सवालों के जवाब भी खुलकर देंगे। आजाना तौर पर आपने पहले ही एक राइडर लगा दिया है। आपसे सवाल हो उससे पहले ये प्रोफाइल देखते हैं आपका। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। जम्मू और कश्मीर में भी है मीर जाफर, ये हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के एक मीर जाफर। 73 साल के गुलाम नबी आजाद ने जिस पार्टी को अपनी जिंदगी के 5 दशक से ज्यादा का वक्त दिया, अब उसी पार्टी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपने राजनीतिक करियर की नई शुरुआत की है। वो अब फिर से जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में रैलियां कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जल्द ही नई पार्टी बनाकर अगला चुनाव लड़ सकते हैं। गुलाम नबी के इस फैसले को लेकर कई सवाल हैं। सवाल ये है कि अब बीजेपी की मदद से जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने का है गुलाम नबी आजाद का प्लान। ये सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि राज्यसभा से उनकी विदाई में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की थी, उससे बीजेपी के साथ गुलाम नबी आजाद की नजदीकियों की चर्चा बढ़ गई थी। गुलाम नबी आजाद की रणनीति क्या है? क्या सिर्फ कांग्रेस को हराना उनका मकसद है या फिर जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़े बदलाव की वजह बनेंगे आजाद? क्या अनुच्छेद 370 जैसे अहम मुद्दों पर अपना स्टैंड बदलने को तैयार होंगे आजाद? 370 पर आपने अभी एक बड़ा बयान दिया है, आपका इशारा क्या है? मेरा इशारा कुछ नहीं, हकीकत पे मबनी। एक होता है हकीकत, एक होता है इल्यूजन। एक हवा में रहना और एक सपना बनाना और सपने को बेचना। मैं साइंस स्टूडेंट रहा, पीयूसी से लेकर एमएससी तक, और वहां प्रैक्टिकल में जो पास हो गया। थ्योरी के बहुत कम नंबर मिलते हैं। और वो पॉलिटिक्स में मेरा हमेशा, वो जो एमएससी मैंने किया साइंस में, वो मेरा एक गाइडिंग लाइन रही। मैंने कभी थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स नहीं की, मैंने हमेशा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की। एक है पार्लियामेंट का रूट, एक है सुप्रीम कोर्ट का रूट। पार्लियामेंट का रूट है कि आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो सपना देखना और दिखाना कोई मना नहीं कर सकता, देखे, लेकिन हकीकत है आज आर्टिकल 370 को 3 साल 1 महीना हुआ। सुप्रीम कोर्ट गए हुए लोगों को 3 साल हुए। 3 साल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी पहली हियरिंग नहीं की। मैंने, जो वकील हैं हमारे साथी पार्लियामेंट में जो देखते हैं, मैंने उनसे कल बात की कि कुछ है फोर्थ कमिंग का, फोर्थ कमिंग भी कुछ नहीं है। ये तमाम चीजें कोशिश की हैं और फ्यूचरिस्टिक चीज है। हमारा इलेक्शन 2 महीने में हो सकता, मैक्सिमम 5 महीने में हो सकता। तो मेरा ये कहना है, अब मैंने अपने लिए कहा, मैंने किसी को नहीं बंद किया कि आप कहो कि वो लाएंगे 370, 303 सीटें, यहां इनको 2 सिपर लगाएंगे, 2 जीरोज लगाएंगे तो 300 हो गया भाई, हो गया। मैं अपने लिए कहता हूं कि मैं 370 को इस इलेक्शन में इशू नहीं बनाऊंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो आपके बारे में राय बनती है कि आप बीजेपी पर सॉफ्ट हैं, पिछले दिनों हम लोग गए थे रायपुर में और वहां हमने बात की मुख्यमंत्री से, बघेल साहब से। मैं आपको दिखाना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा और मैं जानना चाहूंगा कि उस पर आपकी क्या राय है। कर्ज तो उतारना ही पड़ेगा ना गुलाम नबी आजाद साहब को। वहां सारे नेताओं को नजरबंद किया गया, जितने मुख्यमंत्री थे, चाहे उमर अब्दुल्ला है, उनके पिताजी हो, चाहे सईद साहब की सुपुत्री हो, सबको नजरबंद करके रखा गया, महीनों रखा गया। सवाल इस बात का है कि पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद साहब भी थे, उसको क्यों नजरबंद नहीं किया?
बेचारे नए नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका कसूर नहीं है, क्योंकि असली सीनियर लीडर तो बम ब्लास्ट में मारे गए थे। तो चौथी लाइन वाले को पहली लाइन में, तो इनका नेशनल और पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस बहुत कम है। 3 चीफ मिनिस्टर कश्मीर में थे, दिल्ली में कोई नहीं था, इसलिए उनको कोई क्राइम चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया था। एहतियात के तौर पे कोई प्रोसेशन न निकाले, पब्लिक को न भड़काएं, तो एहतियात के तौर पर, प्रिकॉशन के तौर पर उनको नजरबंद रखना। गुलाम नबी आजाद कश्मीर में नहीं था, गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट चल रहा था। मैं दिल्ली में कौन सा प्रोसेशन निकालता कश्मीरियों का है? दूसरा, उनको ये मालूम है सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को अगर अरेस्ट करें बगैर किसी चार्ज के, तो कौन सा चेयरमैन लोकसभा का या राज्यसभा, चाहे वो बीजेपी से ही आया हो, वो उसको इजाजत देगी अरेस्ट करने की? सेशन के दिनों में आप हाउस जब चल रहा हो, हाँ कहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अरेस्ट करना, वो भी चेयरमैन को सबसे या लोकसभा स्पीकर को सबसे इन्फॉर्म दिए जाते बाहर, लेकिन हाउस चलते हुए यू कैन नॉट अरेस्ट सिंगल एमपी एंड लीज द लीडर ऑफ अपोजिशन विदाउट एनी चार्जेस। तो इन विचार शरीफ आदमी को मालूम चाहिए कि मैं कश्मीर में होता मैं भी अरेस्ट था, मैं दिल्ली में था। ये जो बात कह रहे हैं वो इससे भी जुड़ती है कि प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और बहुत भावुक हो गए, इसको क्लियर करूं, और उन्होंने आपको सलाम भी किया, उन्होंने पूरा एक बताया वाकया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सत्ता को, किसी भी पोजीशन को बहुत अच्छा पचाना जानते, उन्होंने आपको सलाम किया। वो 1 मिनट आप वीडियो देख लें। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, शुरुआत उन्होंने कहा जो गुजरात की घटना हुई, क्योंकि उसका कारण है, जब साइट में पहुंचा तो वो भी सीएम थे, मैं भी सीएम थे, फोन कर रहा था तो मैं जोर जोर से रो रहा था, क्योंकि मैंने जब बस के पास देखा तो टुकड़े पड़े थे उस ब्लास्ट से, और बच्चे रो रहे थे, कोई भी इंसान रोता। तो मैंने रोते रोते थमा दिया, मैं बात नहीं कर पाया। उसमें लाशें थी, उनको रो रहा था, मैं मोदी साहब को याद नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा मैं भाई हॉस्पिटल वगैरह इनको दाखिल कराऊंगा, जो बच्चे हैं उनके। तब थोड़ी बीच में बात, फिर उन्होंने कहा कि भाई जब सियाफ करना होगा तो मुझे बताइए, मैं टाइमिंग। तो उस जहाज में गया जिसमें ये पैसेंजर्स थे और जख्मी थे, तो फिर औरतें और बच्चे मेरे लिपट गए, हमारा पापा दे दो, हमारी मम्मी दे दो, जैसे। तो मैं फिर रोया। उस वक्त फिर मोदी साहब का फोन, वो चाहते थे ना जहाज टेक ऑफ कर रहा, उसी कैलकुलेटर। तो मैं रोते रोते ही उनसे बात किया जोर से, तो वो कहते भाई संभालो संभालो। तो लिहाजा उनको वो दृश्य याद आ गया कि उसमें ये, उसी में ये भी लिखा है कि जैसे कोई परिवार का आदमी मरे। दूसरा, ये जो कहते हैं तारीफ करिए, यूट्यूब खोलिए, कहीं नहीं जाना, गुलाम नबी आजाद इन पार्लियामेंट, 7 साल की मेरी एज लीडर ऑफ ओशन देखिए, और 70 साल का रिकॉर्ड देखिए। किसी भी लीडर अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर के सामने आमने सामने आंख से आंख मिलाकर 100 से करीब तकरीरें की हैं और उनकी पॉलिसीज की धज्जियां उड़ाई हैं। और उसके मुकाबले में आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सारी पार्टी का रिकॉर्ड लोकसभा में देखिए 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोले, और फिर भी उसके बाद भी गले मिले हैं। मैं गले नहीं मिला, तो वो रिकॉर्ड देखिए 7 साल का एज लीडर ऑफ ओशन, वो तो तब मैं बधाई दूंगा। और आज सब
यहां से जाने के बाद खोलिए गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट, फिर देखिए हमारा नोक झोंक कैसे आजाद साहब, होता। वो गले तो मिले, हाँ, पर उसके बाद जो उन्होंने किया, क्या किया? वो सबको दिखाई दिया कि उन्होंने विंक किया, आंख मारी। तो वह सब मजाक ये- था ना। दैट मीन्स दैट वाज ऑल झूठ। वो गालियां भी झूठ थी, गले मिलना भी झूठ था। तो ये आपको मालूम है, ये बीजेपी के साथ हमारी एसोसिएशन कहां निकली, किसने की है? ये हमारी पार्टी ने। अब इसकी बुनियाद बताऊं कब? जब हमने कई प्रयास किए इंडिविजुअली, कलेक्टिवली कांग्रेस में रिफॉर्म्स लाने के, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, और मैं एज लीडर ऑफ अपोजिशन कैन गारंटी, मैंने अब वो लेटर नहीं लिखी जो मैंने इंडिविजुअली लिखी थी, क्योंकि एक रिश्ते हैं, संबंध हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, नेहरू फैमिली के साथ। वो मैंने न करूंगा वो लेटर कभी जो मैंने लिखी है कांग्रेस प्रेसिडेंट को। ये लेटर तो जो 23 ने लिखी है तो बहुत पहले है, और फिर उस लेटर का क्या जवाब आया वो भी नहीं कहूंगा। कह दीजिए क्या है। ना ना, वो इतना एक राहुल जी का और मैडम का, अच्छा, वो भी नहीं कहूंगा। आप इन्हें कहा आजाद आना होगी बात। नहीं, वो आजादाना में भी तो कुछ उसूल होते हैं, उसूल हर लोग तो। लेकिन कलेक्टिव फिर जब उसका जवाब बड़ा उल्टा सीधा आया, फोन पे ही आया, फिर हम 23 लीडर नहीं, ये कोई 23 नहीं थे, 2300 लोग थे, लेकिन उस वक्त मेरे घर में 23 ही थे। तो उन 23 ने सिग्नेचर किया, जिसमें 6 चीफ मिनिस्टर थे, 12-13 यूनियन मिनिस्टर थे, कोई ऐसे एरे घेरे नहीं थे लोग। तो सुनिए, उसमें लिखा हमने कि पार्टी खत्म हो रही है और 24 साल से 23 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं, वर्किंग कमेटी के इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन कमेटी के इलेक्शन नहीं हुए हैं, और ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के इलेक्शन नहीं हुए हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट पर छोड़ दिया जाता है और वो नकली बने जाते हैं। तो इसलिए हमको वो इलेक्शन चाहिए, हमको परमानेंट चाहिए, क्योंकि अभी इंटीरियम कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहिए, और विजिबल चाहिए। विजिबल मीन्स कमरे में नहीं चाहिए, वो फील्ड में होना चाहिए। अब ये गुनाह है, लेकिन जब वो वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई तो उस वक्त के लीडर, जो मैं नाम नहीं लूंगा कौन लीडर थे, उसने कहा ये मोदी ने लेटर लिखी है। तो मैंने कहा मोदी साहब अपने लिए कांटे बिछोएगा कि कांग्रेस ब्लॉक से लेकर नेशनल लेवल तक इलेक्शन कराएगा और कांग्रेस को विजिबल प्रेसिडेंट चाहेगा, तो वो तो कांग्रेस बीजेपी के लिए खिलाफ है। तो वो अपने खिलाफ कहेंगे हमें तो कि तुम ऐसा चिट्ठी लिखो, कांग्रेस को मजबूत करो, विजिबल प्रेसिडेंट बनाओ, इलेक्शन हो जाए, ब्लॉक तो एक्टिव कांग्रेस हो जाए, पावर में आए। तो ये मोदी लिख रहा है। तो ये स्प्रेड हमारे बेचारे, इनका कोई कसूर नहीं। जब लीडर ने ही ये बता दिया कि मोदी की लिखी हुई लीडर अब है, तो फिर 23 लीडरों को उस दिन से उन्होंने कि ये मोदी ने उनको लेटर लिखी है। क्यों ये क्यों की? क्योंकि हमारी लीडरशिप ऐसी बनी है, उसको कोई चैलेंज नहीं करना चाहिए कि तुम गलत हो, तुम्हें चलाना नहीं आता है, चाहे नहीं चलाना आए तो भी कहना तुम ही जिंदाबाद हो, तुम्हारे बगैर कोई दुनिया में कोई नहीं है, ऊपर खुदा है, नीचे तुम हो। लेकिन जब कांग्रेस मर रही हो, जब कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आप 55 लोग नहीं ले रहे हो, जहां कांग्रेस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनते बनते खुद अपनी सीट हार जाए और माइनॉरिटी सीट में भागना पड़े दक्षिण में जीतने के लिए, तो वहां खाली हवा फूंक दिखाने से क्या फायदा? अरे मोदी साहब का मैं पसंदीदा नहीं हूं, उसको लोग डिक्टेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन पार्टी तो जिताता है। हमारे पार्टी लीडर फूंक तो दिखाते हैं, लेकिन खुद ही जीतना भी नहीं पाते हैं। खुद माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्रिश्चियन मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतने के लिए जाते हैं और फिर भी फूंक दिखाते हैं। तो हम लोग ये कहते थे, जो कांग्रेस की वजह स्कूल से आए हैं,
हम ऊपर से तो नहीं आए हैं, पहला लेटर ऊपर से नहीं आए। मैंने, अगर आपने देखा उस लेटर में, मैं यूनिवर्सिटी एमएससी फर्स्ट क्लास करके निकला और ब्लॉक का सेक्रेटरी बना, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना, जी, स्टेट प्रेसिडेंट बना। पिछले साल आपने एक इंटरव्यू दिया और उसमें आपने एक शेर सुनाया। मैं पहले दो तीन शब्द बोलता हूं, आप पूरा कीजिएगा। सितारों के आगे जहां और भी है, आगे लाइन एक और है, इसमें मुझे याद नहीं आई। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, वो इश्क के इम्तिहान वो एज चली गई। हाँ, तो अभी पॉलिटिकल इम्तिहान ही है। फिर आपने उसमें कहा कि सवाल ही नहीं है, मैं मरते दम तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि पंजाब का चुनाव हुआ, पार्टी की हार हुई, G23 की बैठक हुई, क्या उस बैठक में आपको ये इशारा था कि राज्यसभा में आपको लेंगे या आपको चुनेंगे? आप ये भी हमारे लोगों का बनाया। जिस वक्त हमने लेटर लिखी, पहली लेटर भी मेरी सिग्नेचर से गई, दूसरी लेटर भी मैं फर्स्ट सिग्नेचरी हूं और 22 अलग है। उस वक्त मैं लीडर अपोजिशन भी था, मैं एमपी था। अभी 1 साल मेरी और मुद्दत, ये उन सबको सुनाना चाहता हूं। सुनिए, मेरी मुद्दत राज्यसभा की 21 में खत्म हुई। लेटर सुनिए, लेटर 20 में लिखी गई है। उस वक्त में एलओपी भी था, एमपी भी था। तो मैं, अगर राज्यसभा की फिक्र होती, एलओपी की होती, तो मैं वो उस दिन लेटर ही नहीं लिखता। जिस वक्त मैंने पहली लेटर लिखी, मेरे कोलीग्स को था, तो मैंने कहा, भाई तुम कहते हो अगर तुम्हारी लेटर का जवाब नहीं आएगा तो फिर दूसरा लेटर लिखेंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं दूसरा लेटर से पहले मैं एलओपी नहीं हूंगा। दे विल रिमूव मी। है, तो मैं ये सोच के था कि मैं लीडर अपोजिशन भी अगर पूरा साल करूंगा कि नहीं, ये लेटर, पहली लेटर में मेरी एलओपी जाएगी। तो मेरे अगर होता एलओपी का खतरा या राज्यसभा का खतरा, तो 1 साल पहले क्यों करता, मैं चुप बैठता। ये सब कॉन्कॉक्टेड है। तो ये आपने बड़ा अच्छा खुलासा किया, बड़ी जानकारी दी कि ये तो 1 साल पहले है। जी, आपने उस लेटर में ये कहा कि इनके पास जो डॉक्टर है वो दरअसल कंपाउंडर है। ये तुम समझ गए कि ये कौन है? जानते हैं कौन कंपाउंडर है। हाँ, ये तुम समझ गए। स्पेशलिस्ट कौन और है? ये सुपर स्पेशलिस्ट कौन है? जिन्होंने कांग्रेस को, मैंने सोनिया गांधी, मैंने मुझे 8 स्टेटें दी 98 से लेकर 2003 तक। 8 से मैंने 7 स्टेटें जीत के दी, और यूपीए वाली स्टेट जिससे यूपी बनी वो स्टेट में नहीं जीती। तो स्पेशलिस्ट कौन था जो 8 स्टेटों में 7 स्टेटें जिता के दी? आजाद साहब, मेरा सवाल ये है सर कि मैं जम्मू का घर भी देखा, आपका दिल्ली का घर भी देखता हूं, मिसेस गांधी की तस्वीर तो लगी रहती है, राहुल गांधी की तस्वीर कहीं नजर नहीं आती। मैंने कभी लगाई नहीं थी। आप नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं आजाद साहब? आप माफ कीजिए, मैंने कभी उनकी बोर्ड, जब सदर भी लगे थे तब भी नहीं लगाई थी। आजाद साहब, मेरा सवाल, उन्होंने भी मेरे आते जाते थे, उन्होंने भी नोटिस किया होगा, मैंने उसकी कभी, मैंने सबसे बड़ी फोटो मेरे घर में दिल्ली के हैं, वो सोनिया गांधी के भी नहीं है और राहुल गांधी के भी नहीं है। 6 फुट बड़ी और 4 फुट चौड़ी फोटो जो 50-50 केजीज की हैं, और इंदिरा गांधी की तभी थी जब वो जीवित थी, और राजीव गांधी की मैंने स्पेशल बनाई थी उनके मरने के बाद। वो सबसे बड़े दरवाजे पे ही है, वो हटेंगी भी नहीं, तो वो उतनी बड़ी कहीं नहीं है। सर, मेरा सवाल 6 फुट की तस्वीर है। और सोनिया गांधी की कई जगह हैं, क्योंकि मेरे फैमिली के साथ कई फोटोज हैं, लेकिन राहुल गांधी की मैंने जब वो प्रेसिडेंट भी थे तब तक नहीं लगाई। देखो, फोटो लगाने का जो आपको मन होता है, लीडर या आपसे बड़ा हो या कुछ सीखो, उसको लगाओगे। अपने से एज में भी छोटा, मैं उसकी दादी की मंत्रिमंडल में था, 31 साल की उम्र में मैं मिनिस्टर था। है, राजीव गांधी जी का मैं उस दोहराना नहीं चाहता, मैं वो आई डोंट वांट टू ब्रैग, पहली अपॉइंटमेंट दूसरी अपॉइंटमेंट मैंने की थी। अब उसके बेटे की क्या मैं फोटो लगाऊंगा लीडर उसके? हाँ,
आजाद साहब, मेरा सवाल ये था कि क्या ये पूरी लड़ाई कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की है? पूरी लड़ाई कांग्रेस को उठाने की थी, लेकिन जो सुनते नहीं है वो कांग्रेस को खत्म करने के लिए सुपारी ली है। वो कौन लोग हैं सर जिन पर आपका हाँ, आप 24 घंटे देखते हैं कौन लोग हैं। जिन लोग ने सुपारी ली है वही खत्म कर रहे हैं। मैंने कोई सुपारी नहीं ली। मेरी एज लीडर अपोजिशन देखी, मेरी एज स्टेटें जीतने का रिकॉर्ड देखी। जयराम रमेश ये आरोप आप पर लगाते हैं कि आप मोडिफाइड हो गए हैं। ये सुपारी तो आपने उठाई है। तो सुपारी मेरे से, मैंने थोड़ी लोकसभा की सीटें 44 पे लाई या 25 में लाई। आजाद साहब, ये मैं पूछना वो चाह तो रहा हूं किसी खाते कि में दो उसको पहले पॉलिटिक्स सीखने दे। वो कंप्यूटर बॉय है। कंप्यूटर बॉय को हम पॉलिटिशियन नोटिस में नहीं लेते हैं और न जवाब देते हैं। कौन, जयराम रमेश? जो भी लेटरल एंट्री आई, अच्छा। जो भी लेटरल एंट्रीज है ना, लेटरल एंट्री कहते हैं ना, बाहर से आए हैं, तो उन लेटरल एंट्रीज को हम कोई घास नहीं डालते। वी डोंट टेक देम एज ए पॉलिटिशियन। हाँ, दे कम थ्रू बैक डोर। पर वो जयराम तो आपकी सरकार में मंत्री भी थे। हाँ, सरकार में कई मंत्री बनते हैं। अच्छा। कोई प्रोफेसर भी बनता है, डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है, कोई सिर्फ कंप्यूटर चलाने के लिए बन जाता है, अगर मैं सिर्फ, कोई मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन के लिए भी बनता है। अच्छा, वो भी है। सब पॉलिटिक्स में ये सब, दीज आर लेटरल एंट्रीज। मैं आपसे अगर आजाद साहब, चूंकि आपने इन दोनों को बहुत करीब से देखा और तब से देखा जब ये राजनीति में नहीं थे कौन? और राजनीति में आए, दो नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, दोनों बाप बेटे हैं। क्या इनमें एक अगर मैं बड़ा फर्क पूछूं तो आप क्या बताएंगे? मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की और राजीव गांधी की। क्या बड़ा फर्क है दोनों में? कोई एक फर्क, मैं कोई आलोचना नहीं चाह रहा हूं, एक फर्क समझना चाह रहा हूं। जितना जमीन और आसमान में, उतना फर्क। क्यों कह रहे हैं आप ये? अब वो उसको दोहराना नहीं चाहता मैं। बाप बेटे में कंपेयर, मैं सिर्फ जमीन और आसमान का बताता हूं। आपने कहा कि जो लीडर हैं वो विजिबल लीडर चाहिए। उस वक्त लेटर में लिखा था जी, आपने ये उस लेटर में लिखा। आप ये देखिए कि अभी जो इन लोग कर रहे हैं, विजिबल क्या होता है? जैसे अभी जो इन लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, विजिबल, उसमें विजिबल है कि नहीं है? ये वो होता है गेस्ट अपीयरेंस। कभी बीच में आए, फिल्म में भी कोई बीच में आ जाता है ना, चला बहुत अच्छे एक्टिंग करके चला जाता है, फिर पूरी फिल्म में गायब। तो सवाल ये होता है गेस्ट अपीयरेंस। मैं कोई नेशनल लीडर हूं, न मैंने एम्बिशन रखा कोई प्राइम मिनिस्टर बनने का, प्रेसिडेंट बनने का। हालांकि हमारी कांग्रेस पार्टी ने मुझको राष्ट्रपति भी बनाया, बीजेपी का कांग्रेस पार्टी ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया। वाइस प्रेसिडेंट ने कोई गुलाम अली बना, उस पर ट्वीट भी कांग्रेस वालों ने लगाया कि गुलाम नबी आजाद एमपी बन गया। ये सब बना लिया उन्होंने। हाँ, तो मैं वहां का वही हूं और मुझे मालूम था मैं कहा हूं। उन्होंने सबको शुक्रिया उनका कि इतने पद मुझे, जैसे यहाँ सपने बेचते हैं, उन्होंने भी सपने बेचे हमको बदनाम करने के लिए। लेकिन जब आंख खुली तो वो सब झूठ था, बदनाम करने की एक साजिश थी। कांग्रेस पार्टी कहां बनेगी? तो ये क्या है कि 47 में तो पटेल और नेहरू ने जोड़ दिया था भारत। अब क्या आपको लगता है कि कुछ अलग हो गया? मैं भारत यात्रा के खिलाफ नहीं हूं। नहीं है? नहीं। अब इसमें भी मेरा सुझाव जो था, ये आज नहीं हुआ, 6 महीने चर्चा थी, मैं रोड मापने के खिलाफ हूं। अब मैं 14 दिन ही चला, आई कैन से कि मैं 8000 डेलीगेशन से मिला, 6 पब्लिक मीटिंग की, इंडिविजुअल्स रात दिन इतना मिला। लेकिन सड़क मारने के बाद आपका हक है किसको आप मिले। मैंने ये कहा था कि यात्रा करो, नॉट ओनली एक बड़ी यात्रा है और दूसरी स्टेट यात्राएं भी साइमल्टेनियसली होगी। क्या सर आपको लगता है कांग्रेस की स्थिति देख करके कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का पुत्र मोह कांग्रेस पार्टी को ले डूबा? मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता। मैं न राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक करना चाहूंगा। पर्सनली उन्होंने मेरे साथ कभी मिसबिहेव नहीं किया एंड मिसेस सोनिया गांधी हैज बीन, चाहे राहुल गांधी हमारी सजेशन सुने न सुने, उनकी वर्किंग स्टाइल उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं एज ए कांग्रेस लीडर, नॉट एज राहुल गांधी। आई हैव नो ग्रीवेंसेस। मिसेस गांधी, आई हैव नो ग्रीवेंसेस व्हाटसोएवर।
कोई ग्रीवेंस नहीं है। मैं अगर राहुल जी की या कांग्रेस की फंक्शनिंग की एज ए कांग्रेस लीडर्स कर रहा हूं, स्टाइल ऑफ वर्क की कर रहा हूं, क्योंकि उससे उन पर नहीं इम्पैक्ट पड़ता है, पूरी कंट्री पर उसका असर पड़ा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक लीडरशिप दी है, कांग्रेस पार्टी ने आजादी दिलाई है, लेकिन आज हम खुद सुकड़ के गए हैं, सिमट के गए हैं, इतने सिमटे हैं कि हमारा लीडर अपोजिशन नहीं है, हमारी राज्यसभा सीटें नहीं आ सकती हैं, छोड़िए गुलाम नबी आजाद की बात। तो कांग्रेस एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, क्योंकि एक कलेक्टिव लीडरशिप, कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव एक्सपीरियंस का उपयोग नहीं हो रहा। बीजेपी की नकल मत करो कि वो कंप्यूटर और फेसबुक चलाते, उनके पास ये 50th आर्सेनल है, उनके पास 48 अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं पार्टी के अंदर। उन्हें यूथ के लिए हैं, बूढ़ों के लिए हैं, बुजुर्ग के लिए हैं, आर्मी के लिए हैं, एयरफोर्स के लिए हैं, सिक्योरिटी जो रिटायर्ड लोग हैं, बूढ़ों टीचर्स हैं, फला हैं, आरएसएस है, बजरंग दल है, फला है, ये चीजें हैं। हमारे पास सिर्फ कांग्रेस पार्टी। तो ये ट्वीट हैं उनके लिए जो उधर जमीन में नहीं जा सकते। उनकी जमीनी फौज है, उनकी बर्री फौज है, उनकी बहरी फौज है। ये होता है कि और 80 हैं, हमारी कुछ हैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी, आजादी और लोगों के पास जाओ, वो हम करते नहीं। हम सिर्फ ये मिसाइल्स फेंकते हैं, उस और कहीं वो पानी में जाता है, वो पहाड़ में जाता है, उन भी निशाने पे नहीं लगता है। तो आप वो जमीन करो, कोई वोट आपको ये ट्वीट पे मिलने वाला नहीं है। नकल अपनी नहीं करो, कांग्रेस की नकल करो, महात्मा गांधी की नकल करो, जिसने कहा था कि अगर मुझे लीडरशिप कांग्रेस की लेनी है हिंदुस्तान की, पहले आई मस्ट अंडरस्टैंड इंडिया। आजाद साहब, ये कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन जो हुई, जम्मू की 6 सीटें बढ़ गई, और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर राजा के बाद अब यहां एक हिंदू सीएम बनेगा, उसकी एक बड़ी कोशिश कर रही है बीजेपी। आपकी क्या राय है इस पर? देखो, बहुत सारे लोग, यहां फिर एक और जवाब देता हूं, ये कहते हैं बीजेपी से मिले। फर्स्ट तो मैं हिंदू और मुसलमान के विवाद पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता, और गुलाम नबी आजाद को कोई हक नहीं है कि मैं कहूंगा कि हिंदू मेरा समर्थन नहीं रहा। मेरा हिंदू भी बहुत सपोर्ट रहा, और मैं अपने हिंदू भाइयों का बहुत मशहूर हूं। अगर लोगों की बात करें तो सेंटीमेंट्स कश्मीर के लोगों के जो हैं 317 स्टेट हुड के साथ जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि इलेक्शन में आप इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे। स्टेट हुड तो मेरा नंबर 1 एजेंडा है। कश्मीर के लोगों को कैसे आप जोड़ेंगे साथ, क्योंकि 370 आप एजेंडा नहीं रखेंगे तो 370 में क्या है? अरे मैंने जम्मू में एजेंडा नंबर 1 स्टेट हुड, नंबर 2 जमीन, और क्या कहते हैं लोकल्स के, ये लोकल, यहां दीज आर नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 3 आर्टिकल 370 चाहे कुछ भी हो, मैंने बंद कहा नहीं, मैंने किसी को नहीं बेवकूफ बनाया। मैंने कहा कि वो फ्री है रखने के लिए, लेकिन मैं कोई ऐसा गलत नहीं कहूंगा जैसे 50 साल में कई बताए गए हैं जिनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। मैं एडिटर हूँ न्यूज कश्मीर। मेरा आपसे सवाल है कि आपने अभी तक अपनी पार्टी को नाम नहीं दिया, क्या कारण है? और उसके साथ ही मेरा ये सवाल है कि आपका नारा हमेशा पॉजिटिव चेंज का रहा है, फिर भी आप पुराने जो चेहरे हैं उन्हीं को आजमा रहे हैं। नहीं, आपको कैसे मालूम? नंबर 1, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने नाम क्यों नहीं रखा? वैलिड क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों ने पूछा। मैंने दिल्ली में बैठकर, जैसे मैंने कहा कि मैं एक खुशकिस्मत आदमी हूं कि जो हिंदुस्तान के 100% स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का, लक्षद्वीप से लेकर अंडमान निकोबार तक इंचार्ज रहा हूं। तो मेरी हथेली पे जैसे पाम याद नहीं हो तो ऐसा ही हिंदुस्तान के सब यूटीज और याद है, कौन कहाँ क्या है, और मैं घूमा हूं। एंड आई एम ए ग्रेट ट्रैवलर ऑल्सो। कई लोग तो इंचार्ज बनते हैं, जाते ही नहीं है,
मैं बन के जरूरत से ज्यादा जाता था। मैंने कई पार्टियां बनते देखी हैं। स्टेट कैपिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और खत्म हो गई, दिल्ली अनाउंसमेंट होगी, खत्म हो गई। मेरे पास वो ऑप्शन था। और पार्टी बनाने से पहले जो सीनियर लीडर्स थे आर पार के, उनसे मेरी तकरीबन 2-3 साल से कई मीटिंगें हुई थी और ये बात उन्हीं से इमिनेट हुई थी। जिसमें आज पीसीसी प्रेसिडेंट चिल्लाता है ना, वो उसमें फ्रंट रनर था, है? तो और जो आज आए हैं ये भी थे। ये कह रहे थे कि भाई दिल्ली अपनी मनमानी चाहता है, जिसको पिकअप करता है प्रेसिडेंट बनाता है, जिसको करता है और उसी के थ्रू चलाता है, वो सुनता नहीं है। वो खुद भी कुछ थ्योरेटिकल हैं, यहां के बारे में भी थ्योरेटिकल हैं। तो आप अपना बनाइए, आप अपना चलाइए, आपको उनके रहम करम की जरूरत नहीं। वो कौन सा एक सीट जिता सकते हैं आपकी जम्मू में या कश्मीर में? उनका खुद नहीं अपनी जीत सकते तो जम्मू कश्मीर क्या जिता सकते? नाम कब तक रखेंगे? मैंने परसों अनाउंस किया है, विदिन 10 डेज। विदिन 10 डेज। हाँ, आजाद साहब, आप एक हफ्ते अब वो के 10 डेज घटते जाएं, तब से अब तो 7 ही दिन है। 7 दिन। बिल्कुल, अब एक हफ्ते में आजाद साहब आप नई पार्टी की घोषणा करेंगे और नया झंडा भी। नया झंडा भी, बिल्कुल। लेकिन आप जो अभी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि जिसमें आप हैं वो एक क्षेत्रीय पार्टी वाली है, लेकिन आप क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनाकर एक नेशनल पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। तो ये दोनों कहीं आप किन को टारगेट कर रहे हैं? जो नेशनल पार्टीज हैं कि आप कांग्रेस की छोड़ी हुई जमीन पे जा रहे हैं या रीजनल पार्टी? मैं अपने सिर्फ आपको डिफेंड करता हूं। इस्लाम में भी है, हर धर्म में भी है, और हिंदुस्तान की पॉलिसी भी है। फर्स्ट अटैक हम नहीं करेंगे, है? हां, अटैक का डिफेंस करना सब धर्मों में है, हमारे धर्म में भी है। मैं मुझ पर अटैक जब किया जाता है तो बीजेपी का, तो अटैक करूंगा। हालांकि मैंने पूरा नहीं किया, जब करूंगा तो बहुत मुश्किल होगी उनको मेरे उस अटैक को बर्दाश्त करना। हाँ, उस अटैक को मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहता हूं, चाहे वो वहां के लोग हों, यहां के लोग हों। सब कुछ मुझे, मेरे पर क्या होगा? मोदी ने हाँसू बहाए, ये कोई अटैक? मैं किसी उनकी हुकूमत कर दे, मैं उनका एमपी नहीं, हुकूमत में नहीं रहा हूं। मुझे सुनिए बात कर। और मैं जो उधर जाते हैं वो उनको जानते भी नहीं है। मैं तो 98-99 में, वो भी जनरल सेक्रेटरी थे, मैं भी जनरल सेक्रेटरी था। हम तो अब ये कितने साल हुए तब से? 98, 22 साल, 24 साल। वो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे, मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी। इसी तरह जैसे यहां बहस कर रहे हैं, वो बीजेपी के फेवर में करते थे, मैं कांग्रेस के फेवर में। तब जानता हूं। जब चीफ मिनिस्टर थे तब कई मीटिंगों में, चाहे वो बेंगलोर की मीटिंग हो, चाहे जयपुर की मीटिंग हो, एक ही मीटिंग में, एक ही होटल में, एक ही रहना, खाना पीना, सब चीफ मिनिस्टर। सब जब वो एज मैं हेल्थ मिनिस्टर था, वो चीफ मिनिस्टर थे, तो मैं हेल्थ सब चीफ मिनिस्टरों से हर हफ्ते 2 दिन 1-1 घंटा बात करता था, ये हेल्थ करो। फिर लीडर अपोजिशन, एक ही लीडर अपोजिशन है और प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं तो कह सकता हूं हमारी सैकड़ों फोटोएं हो सकती हैं, सैकड़ों डिनर टेबल हो सकते हैं, क्योंकि एक छत में है, एक ये सिस्टम में है। ये जो लोग जानते हैं उनका क्या ताल्लुक है उससे? सो इसलिए मैं किसी पर अटैक नहीं कर रहा हूं, न नेशनल पार्टी पे। और मैंने पहले ही कहा, मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मैंने जिंदगी में मेरे 1 लाख 2 लाख कैंपेन लोगों के लिए किया होगा, जिला परिषद से लेकर राष्ट्रपति तक। राष्ट्रपति भी थे, उनकी भी कैंपेन पूरी की थी अपने प्रणब जी के लिए जी, पूरी कंट्री में। मैंने मेरे खिलाफ ही लड़ता है या मेरी पार्टी के खिलाफ जो लड़ता था, मैंने जिंदगी में उसका मुंह पे कभी नाम नहीं लिया। आजाद साहब, पूरे मुल्क में जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है और आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के दिग्गज लीडर रहे हैं और बहुत सारे पदों पे रहे हैं। जब हम जम्मू कश्मीर की तारीख देख रहे हैं, 1984 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़कर कांग्रेस के साथ जोड़ा गया और
तख्ता पलट दिया गया फारूक अब्दुल्ला की सरकार का। 1987 में यहाँ इलेक्शन हुई और बड़े पैमाने पर रैगिंग हुई। दोनों जो मरहले हुए वो कांग्रेस सरकार में हुए। आप अपने आप को इसके लिए कितना जिम्मेदार ठहराते हैं? संक्षेप में आपने पहले 84 की बात बताई। आप मानते हैं इस वक्त लीडर कौन था? मैं लीडर नहीं था। मैं एक डिप्टी मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। लीडर कौन था मत पूछिए मुझसे। आप भी जानते हैं कौन लीडर था। फिर वो पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे, है? और 80 में अलायंस था हमारे बीच में, वो नेशनल लेवल पे हुआ था, फारूक साहब के बीच में और राहुल गांधी के बीच में। तो उसलिए भी मैं कहीं खाते में नहीं था। बहुत बड़े लीडर तो थे। एक गलती आपने की, मैं बता रहा हूं। हाँ बताइए। 1957 में, और मैं चाह रहा हूं कि बहुत लंबा जवाब मत अच्छा, मैं दीजिएगा स्कूल में था, मुझे करना चाहिए था। सर मेरी बात सुन लीजिए। 57 जी, हाँ। 1957 में यहां वाल्मीकियों को लाया गया। वाल्मीकि वो लोग हैं जो आपके टॉयलेट साफ करते हैं, सर पर मैल उठाते हैं, नाइट सॉइल उठाते हैं, मल उठाते हैं। उनको लाया गया, उनसे तरह तरह के वादे किए गए। न तो उनके पास वोटिंग के राइट्स हैं असेंबली में, न उनको यहां पे डोमिसाइल हैं, न उनको बच्चों को यहां पर नौकरी मिलती है। आजाद साहब, उनके साथ मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। आप मुख्यमंत्री रहे, इस बारे में आपने भी कुछ नहीं किया। पंजाब से उनको यहां लाया गया था। हमारे यहां न सिर्फ पंजाब से लाए हुए, हमारे क्रिश्चियन भाई जम्मू में, वो भी पहले यही काम करते थे। सर, जो लोग आपके टॉयलेट साफ करेंगे, लेटरिन साफ करेंगे, वो उनके बच्चों को यहाँ पे जगह नहीं है नौकरी की। सुनिए, वो वोट नहीं दे सकते। वो तो आपको मालूम है, मैं उनको भी वोट बनाना चाहता था और डिसप्लेस लोग उधर के भी थे, लेकिन मैं अकेला पार्टी नहीं था, मेरा यहाँ अलायंस था। सुनिए सर, अगर आप सुनिए, मान रहे कि ये गलती हुई, सुनिए मेरी, ये तमाम किसी ने नोटिस में नहीं लाया और आज तक भी उन्होंने नहीं लाया, आप बता रहे हैं। सुनिए, ये एक और चीज में मैं उन लोगों को रिजर्वेशन भी देना चाहता था। मैं सिख कम्युनिटी, मैंने अभी इलेक्शन कमीशन में भी लिखा कि क्रिश्चियन और सिख को, वो छपा सब जगह, जब ये डिलिमिटेशन एक सिख के लिए और उन क्रिश्चियन के लिए जो अब वो जो आप बता रहे हैं वो बन गए हैं क्रिश्चियंस, उनमें से बहुत सारे लोग, तो उनके लिए इलेक्शन कमीशन को भी और वो सबको छपा। मैंने आई टुक अप दिस मैटर विद देम, रिजर्वेशन। आजाद साहब, आपकी पार्टी बनने से पहले ही बड़े बड़े नेता आपके साथ जुड़ रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप अपने ब्रांड की वजह से कल को आप इलेक्शन भी जीतेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। ना स्टेटहुड है, ना डोमिसाइल राइट्स है, ना आईएएस आईपीएस को ट्रांसफर करने के इख्तियार हैं। कहीं आप अरविंद केजरीवाल टाइप सरकार तो नहीं बनेगी और उससे ज्यादा तो नहीं खींचेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड होने के बावजूद ये दुर्दशा हो रही है। आप तो उस मामले में गुलामे नबी हैं। कई मीटिंगों में मैंने यही बताया कि हमें यूटी स्टेट नहीं चाहिए, इज ए फुल फ्लेज स्टेट। यूटी स्टेट हमारी पौंडीचेरी की भी है, यूटी स्टेट हमारी दिल्ली की भी है, असेंबली भी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर। हमारी स्टेट पर जो फैसला हुआ है, फुल फ्लेज स्टेट हेडेड बाय द गवर्नर, जिसके सब ऑफिसर आईएएस वगैरह नॉन आईएएस उसके तहत होंगे, जिसमें कोई गवर्नर का कोई दखल नहीं होगा, एक्सेप्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हर गवर्नर को है, वो उस गवर्नर को जो हमारे यहां भी पहले था गवर्नर की, वो होगा। बल्कि इसमें उस गवर्नर की और कम होगी फुल फ्लैज, क्योंकि 370 में जरा गवर्नर्स की ज्यादा पावर्स थी, असेंबली की पावर्स उसको शिफ्ट होती थी, तो वो पावर्स कम होंगी। एक मिनट, गवर्नर का वो बिल्कुल नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं, उस हम स्टेट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू अपोज दैट एंड रिजाइन, जो भी गवर्नमेंट होगी या नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरा ये कहूंगा कि दो चीजें स्टेटहुड इन कंडीशन पे होगी एक्सेप्टेबल, फुल फ्लैज।
दूसरा जमीन और नौकरी, इसके दो रास्ते हैं, पार्लियामेंट बट अनदर इज असेंबली ऑल्सो। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की बात चल रही है, सर्वे हो रहे हैं वहां पर, इस पर आपकी क्या राय है? असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये एक तरीके से मिनी एनआरसी है। मिनी एनआरसी है। देखो, मुझे नहीं मालूम, मैं ना असदुद्दीन मदरसे का जो सर्वे है उस पर आप क्या समझते हैं? मुझे ये भी नहीं मालूम सर्वे क्या हुई है, लेकिन ये कहना गलत है कि मदरसे में कोई एंटी नेशनल तालीम दी जाए, गलत। अगर आजादी से पहले के लीडर जितने फ्रीडम फाइटर, मौलाना इसके पंडित नेहरू के वालिद साहब से लेकर और कई हिंदू लीडर्स, उन्होंने उर्दू मदरसों के टीचरों से पढ़ी। हमारा उर्दू मजहब के साथ जुड़ा हुआ। हिंदी अगर पढ़ेंगे, सुनिए, नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटरप्रिटेशन कोई नहीं देगा। संस्कृत पढ़ना जरूरी है उसको, अगर हिंदी या हिंदी पढ़ना जरूरी है संस्कृत उसको, अगर गीता पढ़नी है, इस्लाम अगर पढ़ना है, कुरान अगर पढ़ना है, तो उसको उर्दू जरूरी है। जो उर्दू पढ़ेगा वो कुरान आसानी से पढ़ सकता है, क्योंकि उसमें जेर जबर पेश थोड़ा ऊपर ज्यादा लगेगा, लेकिन उसके लिए उर्दू पढ़ने वाला। तो जब गवर्नमेंट स्कूल में उर्दू पढ़ाना आपने बंद किया, अगर खुला भी रखा है, टीचर दिया नहीं, उनको मजबूरन मदरसों में जाना पड़ता है उर्दू पढ़ने के लिए। तो आप उसको को उर्दू पढ़ने के लिए गया या कुरान तालीम हासिल करने के, तो मिलिटेंट हो गया। आई डोंट बाय दैट स्टोरी। सर, एक ये जो सवाल है जिस पर आज देश में बड़ी चर्चा है हिंदुस्तान भर में, अयोध्या का, और अगर कोई मिलिटेंट होगा वो मदरसों से बाहर भी है। और पंजाब में कौन से मदरसे थे भाई? हैं? आजाद साहब आगे चलें, आगे चलिए जी। ये जो अयोध्या का मसला है वो तो कोर्ट से निपटा है? अयोध्या का मसला कोर्ट से निपटा, सुप्रीम कोर्ट से निपटा। ज्ञान व्यापी का आप एक मुद्दा आ गया है, आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है जो नरसिम्हा राव सरकार में बना। क्या इस तरह से नए और चैप्टर खुलने चाहिए, इन पर कोर्ट में बात होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय? देखो, कई लोग, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं मालूम बीजेपी या आरएसएस के किसी लीडर से ये जवाब आया था, आई डोंट रिमेंबर किसी, उन्होंने कहा था वह हर मस्जिद को आप डम नहीं कर सकते हैं कि वहां मोहन भागवत का। तो कुछ चीजें आरएसएस के लोगों ने, चाहे आप उनकी फिलॉसफी को माने या न माने, बट दिस इज ए वेलकम थिंग। ऐसा नहीं कि मोहन भागवत से ये स्टेटमेंट आया तो आप कहोगे मोहन भागवत की आप 10 चीजें बुरी लगते हैं तो ये अच्छी चीज। अगर अच्छी चीज कही तो हर मुस्लिम या हर हिंदुस्तानी को अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ हमने सवाल ट्विटर से मांगे थे और उसमें निश्चित रंजन राजपूत हैं, उनका कहना है कि आपको अभी आराम करना चाहिए। एक अमरदीप पवन है, वो ये कह रहे हैं कि जब आप राज्यसभा में थे तो आपने कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? बहुत संक्षेप में। क्या कांग्रेस पार्टी? जब आप राज्यसभा में थे तब आपने कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? ये अमरदीप पवन पूछ रहे हैं। मैं पवन जी को समझता हूं कि गांव के अगर होंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझते हूं, कि शहर के हों तो शायद वो किचन में नहीं गए होंगे, लेकिन जाएं तो और उसमें पतीले में चूल्हा अगर हो, चूल्हे अब खत्म हो गए हैं, गैस पर पानी रखें और और फुल स्पीड में गैस रखें और उसमें पानी को उबलते देखें। तो पहले पानी ठंडे से नीम गर्म होगा, फिर गर्म होगा, फिर बहुत गर्म होगा, गुड़ गुड़ करेगा। वो आपको कहता है कि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप चूल्हा बंद करो, आप गैस बंद करो या मुझे नीचे उतारो। लेकिन जिसने गर्म करने के लिए, या तो वो एब्सेंट है या उसको नतीजा नहीं मालूम है,
तो गर्म इतना पानी हो जाता है कि वो ढक्कन को फेंक देता है और पानी निकल आता है? तो यही हुआ आपके साथ कांग्रेस में? यही हुआ जब ढक्कन, हम ढक्कन को फांद के आए, हम नीम गरम गरम ज्यादा गरम उबलते रहे, लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता। वो वहां था सुनाई देने के लिए या दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमने ढक्कन को फेंक दिया और बाहर निकल आए। आजाद साहब ये मेरा उनको बताइए। सुनिए जी आजाद साहब, ये लोग कह रहे हैं कि आप ये जो नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, इसका मतलब नया स्टार्टअप किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है। किसी भी, मैं ये कह रहा हूं उनसे कि मैं- सारा खेल जो है वो 73 के आंकड़े का है। आप जानते हैं किस लिए है ये 73 का आंकड़ा? मैं बताऊं, 73 का आंकड़ा। मोदी साहब शायद एक आध साल कम लिखते हैं, हम एक ही एज के हैं, वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये तो जिंदा मिसाल और सबसे एक्टिव हैं। तीसरा रिटायर आदमी, पॉलिटिक्स से फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण 80s में हिंदुस्तान की सबसे और दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट लेडी इंदिरा गांधी, आयरन वुमेन ऑफ इंडिया, इमरजेंसी लगाकर भी हटा दिया 85 साल की उम्र में। 73 साल की उम्र में इंतजार करने के बाद प्रिंस चार्ल्स किंग चार्ल्स बने, वो भी 73 के। आजाद साहब, ये दौर है रैपिड राउंड का। आजाद साहब, ये रैपिड राउंड का दौर है। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा। और पूछेंगे सर, हर सवाल के साथ मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा। उन 2 ऑप्शन में से आपको एक चुनना है, नहीं तो आपको पास। मैं इन तमाशों में नहीं जा रहा। प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि काम करने का अनुभव और काम को देखकर आपको किससे आप ज्यादा प्रभावित हुए? राजीव गांधी से या मनमोहन सिंह से? राजीव गांधी से तो हम इक्वल टर्म्स पे बात करते थे, एज दोस्त भी, फ्रेंड भी, कुलीग भी एंड एज लीडर भी। बट इंदिरा गांधी के साथ हमारा, क्योंकि इंदिरा गांधी, मुझे एक ने कहा, हमारे दोस्त हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, कहा कि आपकी सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि आपका टीचर, सुनिए, टीचर या तो मर जाता है या चेंज होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर चीफ मिनिस्टर बनने की बात हुई, कमी पड़ी, तो आप बीजेपी से मदद लेंगे या महबूबा मुफ्ती से मदद लेंगे? देखें, जिन पदों पे रहा हूं उसके लिए चीफ मिनिस्ट्री जम्मू कश्मीर की कुछ चीज नहीं। यस, मदद बीजेपी से लेंगे या महबूबा मुफ्ती से लेंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए? मैं क्यों करूंगा? पुल जब आता है उसको कहूंगा, क्या पता वो पुल गिर ही गया होगा उनका, चलिए मेरा पुल बन गया होगा। जी, अगला सवाल पूछता हूं कि राज्य को आज ज्यादा जरूरत क्या है, स्टेटहुड की? जम्मू कश्मीर को आज ज्यादा जरूरत क्या है, स्टेटहुड की या प्रोग्रेस की, विकास की? स्टेटहुड के बगैर प्रोग्रेस नहीं होगी, ये कनेक्टेड है। कि 2024 में आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष की तरफ से ज्यादा अच्छी चुनौती कौन दे पाएंगे, ममता बनर्जी या नीतीश कुमार? दिस इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मैंने जब ममता जीती, व्हाट वाज माय ट्वीट? मैं हाल ही कहीं 1 महीने में एक ट्वीट करता हूं। व्हाट वाज माय ट्वीट? द टाइग्रेस ऑफ ईस्ट has eaten all the mighty government of India, defeated the mighty government of India. तो इसलिए ये one has to fight like a tiger, not through guest appearance. Politics is 24/7. जी, आपने बताया ये, तो आप ममता बनर्जी बोल रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, अगर कांग्रेस की बात करें, ज्यादा क्षमता आपको प्रियंका गांधी में रखती है या राहुल गांधी में? That's them decide, I'm not. Thank you. आपने हमें इतना समय दिया, आपने जिस तरह से जवाब दिए उससे लगता है आजादाना तौर पे दिए, आजादाना तौर पर दिए। बीजेपी पर आप बोलने से थोड़ा सा बचते से रहे, पर एक बात मैंने देखी, किसी पर नहीं, मैं सबसे बचा, अटैक किसी पर मैंने नहीं किया जी। और एक बात देखा, उनकी जो गलतियां थी वो भी गिनाई, डिलिमिटेशन की गलतियां हूं, दूसरी चीजों की गलतियां हूं, बाकी यहां स्टेट में क्या गलतियां एक बात वो भी गिनाई। आज साहब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, और एक बात जो दिखाई दी वो ये है कि इम्तिहान भी और भी हैं, और 73 साल की उम्र है, पर ऐसा लगता है कि आप इन इम्तिहानों के लिए तैयार भी हैं। हाँ, मेरे वो 90 और 95 वाले भी मेरे जहन में हैं, आपके जहन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।